हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी PT65 की इकोनॉमी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए इसका पार्ट नंबर 15 लेकर आए। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। शुरुआत करेंगे इसमें पहले टॉपिक से, कहता है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। जानते हैं रिफॉर्म्स न्यूज़ में क्यों रहे। देखिए रिसेंटली यहाँ पे सरकार ने पास करे ऐसे 3 एक्ट्स। इनका नाम है, पहले का फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। दूसरा पास करा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। और साथ में तीसरा करा है असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। अब देखिए बात क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर द ग्रेट जाइंट है ना, बहुत बड़ा है भाई, हमारे देश के तो बहुत ही ज़्यादा है। क्या ज़रूरत थी इसके अंदर रिफॉर्म्स लाने की, ये बात समझिए। तो ज़रूरत ये थी कि भाई यहाँ पे अच्छी खासा पैसा नहीं मिल रहा था फार्मिंग से, ठीक है, नॉन रेम्यूनरेटिव फार्मिंग हो रही थी। दूसरी बात कि इश्यूज कुछ एपीएमसीज के साथ भी हो रहे थे। एपीएमसीज वगैरह तो बहुत ज़्यादा अच्छे से सुना होगा आपने। और जैसे कि भाई क्या हो रहा था कि यहाँ पे कंपटीशन वगैरह जो है वो कम हो रहा था। साथ में फालतू का अनड्यू डिडक्शंस था कि भाई कमीशन चार्जेस या फिर मार्केट फीस वगैरह लग जाती थी, तो ये यहाँ पे कमी हो जाती थी इनके प्रॉफिट में। तीसरी बात, एक्ट जो थे वो काफ़ी हाईली रेस्ट्रिक्टेड थे कि भाई अलग अलग चैनल जो मार्केटिंग के हैं उसमें प्रमोशन भी नहीं हो पा रहा था। तो ये सारी कुछ वजहें थी जो एक्ट लाने की बहुत ज़रूरत बन गई। अब पहले एक्ट को डिस्कस करते हैं, ये तो पूरे देश ने डिस्कस कर लिया है, खैर अब तो डिस्कस करते ही करते हैं। पहला कहता है भाई फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। की फीचर्स क्या थे इस एक्ट के। पहला तो ये कि ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस, जो भी फार्मर उगाता है उसके ट्रेड की बात हो रही है। देखिए एक्ट अलाउ कर रहा था कि इंटर स्टेट, मतलब यहाँ पे दो मतलब स्टेट के अंदर ही यहाँ पे इंटर स्टेट यहाँ पे एक्ट जो है अलाउ कर रहा था। साथ में इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में भी ट्रेड हो सकता था फार्मर के प्रोड्यूस का, ठीक है। और यहाँ पे कैसे, आउटसाइड नंबर 1 फिजिकल प्रीमाइसेस ऑफ मार्केट यार्ड, मतलब यहाँ पे मार्केट के बाहर भी इंटर स्टेट या इंटर स्टेट ट्रेड हो सकता था फार्मर के प्रोड्यूस का। और आउटसाइड प्रीमाइसेस ऑफ मार्केट यार्ड जिसे रन करा जा रहा है मार्केट कमेटीज के द्वारा, जिन्हें फॉर्म करा गया है अंडर द स्टेट एपीएमसी एक्ट। और दूसरा ये था कि दूसरे कुछ मार्केट्स जिनको नोटिफाई करा गया हो अंडर द स्टेट एपीएमसी एक्ट, वहां पे भी फार्मर जाके जो है वो अपने इस प्रोड्यूस को जो है वो यहाँ पे कर सकता था, ट्रेड कर सकता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात, इस एक्ट का जो फीचर था वो ये था इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। मतलब इसने कहा था, इसने परमिट करा था इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को शेड्यूल फार्मर्स के प्रोड्यूस के लिए, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कि रेगुलेट करा जाता है स्टेट के द्वारा किसी भी एपीएमसी एक्ट के अंदर, ठीक है, किसी भी स्टेट एपीएमसी एक्ट के अंदर। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि इन स्पेसिफाइड ट्रेड एरिया में क्या कर सकते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कर सकते थे शेड्यूल फार्मर प्रोड्यूस की। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और जो ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म था, ये हो सकता था कि मतलब ये था कि सेटअप करा जाएगा ताकि यहाँ पे डायरेक्ट और ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग हो सके, डायरेक्ट और ऑनलाइन खरीदारी और यहाँ पे बेच सकें ये लोग अपने प्रोड्यूस को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट के माध्यम से। अब देखिए कुछ एंटिटीज़ जो है इनको स्टैब्लिश करा जाता है ना इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, जैसे कि कंपनीज को या पार्टनरशिप फर्म्स को या रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ को जिनका परमानेंट अकाउंट नंबर होगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, या फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जिसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। और दूसरी बात कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे हो सकता है कि इस्टेब्लिश करें या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी बनाया जाए। और तीसरा इसका फीचर ये था मार्केट फी अबॉलिश्ड। एक्ट ने यहाँ पे स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसे रोक लगा दी थी कि आप कोई भी मार्केट फीस या कोई सेस नहीं लगाएंगे फार्मर्स किसानों के ऊपर, ना ही ट्रेडर्स के ऊपर, ना ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करने के लिए जो भी फार्मर्स का प्रोड्यूस होता है, जो फसल है इनकी, उसके ट्रेडिंग के टाइम पे, जो कि आउटसाइड ट्रेड एरिया जो है के अंदर प्रोड्यूस ऐसा कोई ट्रेड हो रहा है, तो इसमें आप जो है वो कोई भी मार्केट फीस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये कुछ इस एक्ट के फीचर थे। दूसरे एक्ट के फीचर की बात करेंगे। एक्ट कहता है कि भाई फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। इसके फीचर्स क्या है, पहला जानते हैं फार्मिंग अग्रीमेंट। एक्ट प्रोवाइड कर रहा था कि फार्मिंग अग्रीमेंट होना चाहिए फार्मर और बायर के बीच में, प्रोडक्शन या फिर किसी भी फार्म प्रोड्यूस की रेडिंग से पहले एक फार्मिंग अग्रीमेंट हो जाए दोनों के बीच में। और जो मिनिमम पीरियड होगा
इस एग्रीमेंट का ये होगा विल बी वन क्रॉप सीजन, एक क्रॉप सीजन का होगा या फिर एक प्रोडक्शन साइकिल का कह लो लाइफ स्टॉक की, और मैक्सिमम जो पीरियड होगा वो 5 सालों तक का हो सकता है, या तो जब तक के लिए प्रोडक्शन साइकिल जो है अनलेस प्रोडक्शन साइकिल इज मोर देन 5 ईयर्स। दूसरी बात ये फीचर था कि प्राइसिंग ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस, देखिए जो प्राइस होगा इस फार्म के प्रोड्यूस का, इस फसल का, इसे मेंशन करा जाना चाहिए पहले से जो एग्रीमेंट है इसके अंदर, ठीक है। और भाई मान लीजिए अगर प्राइस वगैरह वेरी कर जाते हैं तो एक गारंटी प्राइस मिले कि भाई इन्होंने पहले कह दिया है कि हम आपसे 10 रुपये में खरीदेंगे तो 10 रुपये में बाद में भी खरीदें, समझ रहे हैं। कोई भी मान लीजिए कोई एंड क्लियर रेफरेंस हो किसी भी एडिशनल अमाउंट की, अगर गारंटी प्राइस के ऊपर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये अग्रीमेंट के अंदर सब कुछ पहले से लिखा होना चाहिए। और आगे जो प्रोसेस है प्राइस डिटर्मिनेशन का, इसे भी यहाँ पे अग्रीमेंट के अंदर सब कुछ लिखा हो, ये भी लिखा हो कि अगर ऐसा होता है तो हम प्राइस क्या करेंगे, ऐसा होगा तो हम प्राइस क्या करेंगे, सब कुछ। और तीसरा इसका ये था डिस्प्यूट सेटलमेंट की, इसमें एक जो है फीचर था वो ये कि जो फार्मिंग एग्रीमेंट है ये एक भाई एक कंसिलिएशन बोर्ड बनाए, साथ में कंसिलिएशन प्रोसेस भी दे, जिससे अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई दिक्कत होती है तो उसका सेटलमेंट हो सके। बोर्ड यहाँ पे अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो, फेयर और बैलेंस रिप्रेजेंटेशन हो पार्टीज का, दोनों ही पार्टीज का अग्रीमेंट के अंदर। पहली बात तो सारी डिस्प्यूट जो है इनको रिफर करा जाए पहले, सबसे पहले बोर्ड के पास में दिया जाए रिजोल्यूशन के लिए। अगर मान लीजिए ऐसा होता है उसके बाद भी कि डिस्प्यूट जो है अनरिजॉल्व रहता है, बोर्ड इसे सॉल्व नहीं कर पाता 30 दिनों के बाद भी, तो पार्टीज यहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जा सकती हैं रेजोल्यूशन के लिए। पार्टीज के पास राइट होगा, हक होगा कि ये अपील कर सकती हैं एपलेटेड अथॉरिटी से, जो कि प्रिसाइड ओवर करी जाएगी कलेक्टर या फिर एडिशनल कलेक्टर के द्वारा, ठीक है। जो भी डिसीजन है मजिस्ट्रेट के उसके अगेंस्ट अपील भी कर सकती हैं पार्टी। और दूसरी बात, दोनों ही मजिस्ट्रेट और एपलेटेड अथॉरिटी ये यहाँ पे क्या करेंगे, इस जो डिस्प्यूट है उसे खत्म करेंगे 30 डेज के भीतर फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। जब से इनको एप्लीकेशन मिलेगी उसके 30 दिनों के भीतर इनको ये सब जितना भी दिक्कतें हैं सॉल्व करनी होगी। साथ में मजिस्ट्रेट या एपीलेट अथॉरिटी ये यहाँ पे कुछ पेनाल्टीज भी लगा सकती हैं पार्टी के ऊपर, अगर मान लीजिए कुछ वो अग्रीमेंट वगैरह को अगर मान लीजिए कॉन्ट्रवेन करती है कि बाद में अभी कर दिया, बाद में जो है धोखाधड़ी करे, उसको अग्रीमेंट के साथ दिक्कत करे। हालांकि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा एग्रीकल्चर लैंड जो कि फार्मर की है उसके अगेंस्ट फॉर रिकवरी ऑफ एनी ड्यूज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ड्यूज की रिकवरी के लिए फार्मर की जमीन को हड़प ले, ये नहीं करेंगे। और तीसरा जो एक्ट पास किया गया था वो था यहाँ पे द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये क्या था, इसके फीचर्स जानते हैं। तो सबसे पहला रेगुलेशन ऑफ फूड आइटम्स एक्ट कह रहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये रेगुलेट कर सकती है सप्लाई कुछ फूड आइटम्स के, जिसमें आपका सीरियल्स आते हैं, पल्सेस मतलब दालें हो गए, पोटैटोज हो गए, अनियंस हो गए, एडिबल ऑयल सीड्स हो गए, ऑयल्स हो गए, ठीक है। ये तभी करेंगी सिर्फ अगर कोई मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, उसी टाइम पे ये जो है प्राइजेस को यहाँ पे अपने हिसाब से करेंगी। अब इसके अंदर मान लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस क्या है कि मान लीजिए वॉर हो गई, या फेमीन आ गया, भुखमरी आ गई, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई प्राइस राइज अचानक से हो गया, नेचुरल कैलामिटी आ गई, ठीक है। तो ये सब में अब देखिए जो पुराना वाला था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 वाला था, इसने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी थी कि आप कुछ कमोडिटीज़ को डेजिग्नेट कर दीजिए, जैसे कि मान लीजिए फर्टिलाइजर वगैरह हो गए, कुछ फूड आइटम्स हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, आप इनको एसेंशियल कमोडिटीज़ बना सकती हैं। तो पहले वाले एक्ट ने इनसे क्या रखा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रेगुलेट या रोक मतलब प्रोहिबिट लगा सकती थी प्रोडक्शन पे, सप्लाई पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, ट्रेड पे या फिर कॉमर्स पे, ऐसे जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी। उस समय की ये बात थी। खैर अभी वाला क्या था वो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद बवाल इसमें भी है स्टॉक लिमिट। स्टॉक लिमिट एक्ट यहाँ पे कहता है रिक्वायर करता है कि इम्पोजिशन होगा किसी भी स्टॉक लिमिट का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे, ये बेस्ड होगा उसके प्राइस राइज पे, कैसे जो है प्राइस राइज हो रहा है। अब स्टॉक लिमिट ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इम्पोज हो सकती है अगर यहाँ पे कोई 100% इंक्रीज हो जाए रिटेल प्राइस में हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में अगर जो प्राइस है उसका अगर 100% इंक्रीज हो जाए तो स्टॉक लिमिट लगेगी। या मान लीजिए 50% इंक्रीज हो जाए रिटेल प्राइस में नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड आइटम्स का, तो उसमें स्टॉक लिमिट लगेगी। और जो इंक्रीज होगा प्राइस में, इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसे कैलकुलेट करा जाएगा जो भी प्राइस प्रिवेल कर रहा होगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ्स और द एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, जो भी होगा एवरेज रिटेल प्राइस जो पिछले 5 सालों का निकलेगा वो, या पिछले 12 महीने में जो भी यहाँ पे प्राइस रहा हो तो वो, तो उस बेसिस पे देखिए कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो ये कुछ तीनों एक्ट थे जो कि लाए गए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट कहता है एमएसपी एंड प्रोक्योरमेंट। तो देखिए ये बात आखिरकार न्यूज़ में क्यों रही है समझते हैं। तो वजह ये है कि रिसेंटली
पास जो कि एग्री रिफॉर्म बिल है, इसकी वजह से आ गई भैया फार्मर्स में दिक्कत। और ये सारे कि भाई कि इनके हिसाब से ये सारे लेजिस्लेशन है, लॉ है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये एमएसपी रिजाइम जो है इसमें कुछ डिसमेंटलिंग हो सकती है। तो अब आप जानते हैं ये फार्मर्स ने तो कितना धरना प्रदर्शन कर लिया इस बात को लेके। खैर, किस हिसाब से प्रोक्योरमेंट रिजाइम है इंडिया के अंदर, पहले ये जानते हैं कि सरकार कैसे लेती है फसलें या जो भी हैं आपके प्रोड्यूस वगैरह फार्मर से। देखिए, प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म जो है, जो काम करता है यहाँ पे एक रोल निभाता है कि भाई जो भी क्रॉपिंग पैटर्न है उसे गाइड करता है, इंसेंटिवाइज करता है प्रोडक्शन को। अब एक बात बताओ, कि अगर आपको यहाँ पे पता होगा कि आप जो भी फसल उगा रहे हो उसे ही सरकार एमएसपी पे ले लेगी, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो आप उसी फसल को उगाओगे ना, ये समझो। अगर एमएसपी पे सरकार लेगी किसी फसल को, और तो भाई उसी फसल को आप उगाओगे, कि ताकि भाई अगर फार्मर अगर ऐसा भी सोचता है कि मान लीजिए मार्केट में उसका प्राइस गिर भी जाता है, तो फसल हमारी एमएसपी के अंदर आती है और हम उस फसल को बेच देंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्रॉपिंग पैटर्न इससे यहाँ पे जो है वो रेगुलेट होता है। दूसरी बात, एमएसपी यहाँ पे एक सर्व करती है प्रोक्योरमेंट प्राइस के तौर पे, और इसको मार्केट प्राइस बेंचमार्क की तरह यूज भी करते हैं। जैसे सरकार नोटिफाई करती है एमएसपी को एनुअली, कम से कम 23 क्रॉप कमोडिटीज के लिए करती है, इसमें आपका 14 खारिफ सीजन में, 7 रबी की होती हैं और 2 जो है कैलेंडर ईयर सीजन क्रॉप्स होते हैं। इनके साथ, इन सब के साथ है ना, 23 क्रॉप्स के साथ जो सरकार है ये फेयर और रेम्यूनेटिव प्राइसेस को भी, शुगर केन गन्ना मतलब ये, और जूट के लिए भी यहाँ पे ये नोटिफाई करती है। एमएसपी जो कि तोरिया और डी हस्क कोकोनट के लिए होता है, ये भी फिक्स करा जाता है एमएसपी। एमएसपी जो कि आपका रेपी सीड, मस्टर्ड सीड और कोपरा वगैरह का होता है, उसके बेसिस पे। समझ रहे हैं? सरकार यहाँ पे नोटिफाई करती है एमएसपीज को, जो कि बेस्ड होते हैं रिकमेंडेशन पे एक इंडिपेंडेंट बॉडी की, जिसे हम लोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस बोलते हैं, CACP। इसकी यहाँ पे रिकमेंडेशन पे सरकार जो है एमएसपी वगैरह को नोटिफाई करती है। अब देखिए, यहाँ पे जो भी क्रॉप्स आते हैं एमएसपी के अंदर, यहाँ इस चार्ट से आप देख सकते हैं, खारिफ में देखिए, राबी में देखिए और दूसरे में देखिए। तो खारिफ में जो आते हैं यहाँ पे आप देख सकते होंगे, एक पैडी आता है, ज्वार आता है, बाजरा, मेज, रागी, साथ में अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, सनफ्लावर, उसके साथ सिसमन, नाइगर सीड, कॉटन और ग्राउंडनट। वही जगह अगर हम राबी राबी की बात करें, तो राबी में वीट, बार्ली, आपका ग्राम, आपका मसूर है ना, लेंटिल हो गई एक ये आपकी जो, उसके बाद आपका रेपी सीड, मस्टर्ड सीड, और ये जो है वो सनफ्लावर आता है। और आखिरी दूसरे में बात करें तो वो जूट और कोबरा, जैसे मैंने आपको बताया। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बात आती है A2 वर्सेस C2 डिबेट के बारे में। क्या है ये? देखिए, यहाँ पे डिमांड लगातार हो रही है कंसिडर करने के लिए डिफरेंट कॉस्ट मेथड, मतलब C2 को जो है यहाँ पे डिमांड हो रही है कि भाई जो एक कॉस्टिंग मेथड है, ये हम डिफरेंट ये अडॉप्ट करा जाए, और आप C2 को अडॉप्ट करिए ताकि यहाँ पे कुछ चेंजेस करे जाए ओवर एंड अबव A2। देखिए, साथ में C2 जो है इसके अंदर क्या होगा, लैंड रेंट होगा, चाहे वो लीज्ड हो, चाहे वो सेल्फ ओन्ड लैंड हो, उसका रेंट होगा। साथ में इंटरेस्ट ऑन फिक्स कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ लेबर आएगा, चाहे वो हायर लेबर हो, चाहे वो सेल्फ हो। और ये भी आर्ग्यू करा गया है कि 50% जो कि C2 की कॉस्ट का होगा, उसको भी ऐड करेंगे हम प्रॉफिट कंपोनेंट में एमएसपी को डिसाइड करने के लिए। क्योंकि भैया ये होता है ना कि पहले ये सब नहीं जोड़ते थे कि अगर मान लीजिए लैंड है, खुद की है चाहे लीज्ड है, उससे मतलब नहीं है, रेंट तो हम दे रहे हैं ना, तो आप रेंट को भी एमएसपी में लाओ, है ना। अब अगर लेबर लग रही है, हम खुद काम कर रहे हैं, कहीं से हायर कर रहे हैं, तो आप उसको भी लेकर आओ, सब कुछ लाओ ना। ये डिबेट है। अब देखिए क्या है, समझते हैं यहाँ पे। A2 प्लस FL और C2, ये क्या है? देखिए, A2 का मतलब होता है एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट। एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट क्या होनी चाहिए? A2 प्लस FL का मतलब होता है बच्चों, A2 प्लस FL का मतलब होता है एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर, जो भी फैमिली लेबर की वैल्यू लगी। और C2 का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट इंक्लूडिंग इम्प्यूटेड रेंट एंड इंटरेस्ट एंड ओन्ड लैंड एंड कैपिटल, सब कुछ इसके अंदर आता है। C2 इसलिए कह रहे हैं आप इस तरीके से एमएसपी को कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो ये जो एमएसपी का फ्रेमवर्क है, एग्जिस्टिंग प्रोक्योरमेंट अगर हम मैकेनिज्म बताएं सरकार के द्वारा, वो किसके अंदर इंप्लीमेंट करा जाता है? सबसे पहले प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर
करा जाता है एप्लीकेबल, जो कि आपका एमएसपी जो नोटिफाइड क्रॉप्स के लिए होती है उसके लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है वो लागू होती है। दूसरा मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू होती है ताकि यहाँ पे जो कमोडिटीज़ हैं उनको सपोर्ट करें जिसके लिए एमएसपी को नोटिफाइड नहीं करा गया है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या दूसरे को भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। तीसरा आता है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, पीएसएफ। ये भैया स्कीम ऐसी है प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर्स को, ताकि जो बढ़ते हुए दाम है चीज़ों के उनसे कंज्यूमर्स को बचाया जा सके। और चौथा आता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेशन फॉर सेंट्रल पूल। ये क्या है? इसमें वीट और पैडी को प्रोक्योर करते हैं ताकि बफर नॉर्म्स को यहाँ पे हम अपने मीट कर सकें, ताकि जो भी टारगेट है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उसे पूरा कर सकें। क्या करती है सरकार? भाई वीट और पैडी मतलब चावल और गेहूं को अपने पास रख लेती है। तो आप जानते हैं कि राशन की दुकानों में यही सब मिलता है, तो उसका पर्पस हम पूरा करते हैं इससे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए कुछ रिलेटेड रिफॉर्म्स की बात करते हैं जो कि पीएम आशा के अंदर आते हैं, समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसे इनिशिएट किया गया था ताकि हम और मतलब रिनोवेटिव प्राइसेस जो हैं फार्मर्स को दे सकें, ताकि अच्छे से जो भी वो फसल उगाते हैं उनके लिए उनको बढ़िया कीमत मिले। जिसमें प्रधानमंत्री अन्नदाता ए संरक्षण अभियान आता है, पीएम आशा जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि पहला प्राइस सपोर्ट स्कीम। क्या है ये? प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर जो फिजिकल प्रोक्योरमेंट होगा पल्सेस का, मतलब जो पल्सेस सरकार अपने पास लेगी, ऑयल सीड्स या कोपरा वगैरह लेगी, इसे सेंट्रल नोडल एजेंसीज ले लेंगी और इसमें प्रोएक्टिव रोल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो कहता है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। ये क्या है? इसके अंदर जो डायरेक्ट पेमेंट होगा, है ना, डिफरेंस जो भी आता है एमएसपी और आपका सेलिंग मॉडल प्राइस के बीच का, ये जो डिफरेंस है इसका डायरेक्ट पेमेंट जो है वो दे दिया जाएगा प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स को, जो भी अपना प्रोड्यूस बेच रहे हैं नोटिफाइड मार्केट यार्ड में। और कैसे दिया जाएगा? ये एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू दिया जाएगा। अब देखिए जो भी मतलब बेच रहे हैं अपना प्रोड्यूस, एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्राइसेस के थ्रू, ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू वहां पे इनको डायरेक्ट पेमेंट मिल जाएगा। सारा पेमेंट जो है वो डायरेक्टली रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में किया जाएगा उस किसान के। और ये स्कीम के अंदर कोई भी फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, मतलब इन्होंने बेचा और उनको यहाँ पे उस डिफरेंस को दे दिया गया, लेकिन कोई हमने सरकार ने डायरेक्टली नहीं प्रोक्योर किया इनसे। तीसरा आती है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ये क्या है? ये जो प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम के साथ में जो ये पीपीपीएस है, मतलब पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम है, ये यहाँ पे इसने डिसाइड करा कि यहाँ पे ऑयल सीड्स स्टेट्स जो हैं यहाँ पे इनके पास ऑप्शन ये होगा कि एक प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम को भी लागू करें। फिर समझिए, यहाँ पे फिर एक बार समझ लीजिए कि पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। अब इसके बारे में हम बताएंगे, जिसे ट्रिपल पीएस बोलेंगे। तो देखिए पीडीपीएस मतलब प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम जो थी, इसके साथ ये भी डिसाइड करा गया कि ऑयल सीड्स जो कि स्टेट्स हैं इनके पास ये भी ऑप्शन है कि रोल आउट करेंगी यहाँ पे पीपीएसएस को भी, ठीक है, ऑन पायलट बेसिस और कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट या एपीएमसीज में, ताकि यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्विंग है आपका प्राइवेट स्टॉकिस्ट के पार्टिसिपेशन में उनको, ठीक है, उनके लिए ये है। अब इससे रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ जान लेते हैं, जैसे कि पहली बात कि भाई मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ एमएफपी थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन ऑफ एमएफपी स्कीम। तो भाई स्कीम के बारे में कुछ बात जानते हैं। देखिए स्कीम को इंट्रोड्यूस करा गया 2013 में, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, मतलब सरकार सेंट्रली कुछ पैसा दे रही थी। ऑब्जेक्टिव्स ये था कि फेयर प्राइस प्रोवाइड करें एमएफपी गैदरर्स को, साथ में यहाँ पे इंश्योर कराएं सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग इन्हीं एमएफपीस को। उसके साथ यहाँ पे क्या दिया जाए, यहाँ पे अच्छा खासा ह्यूज डिविडेंड हो एमएफपी गैदरर्स के लिए। मेजॉरिटी ऑफ ज़्यादातर जो होते हैं वो तो भाई ट्राइबल्स ही होते हैं इसके अंदर। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए एमएसपी जो है, देखिए मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है ये यहाँ पे आपका ये सपोर्ट प्राइस जो है इसको यहाँ पे डिटरमाइन करा जाएगा। कॉस्ट क्या है कलेक्शन की, प्लस कॉस्ट क्लीनिंग की क्या है, प्लस प्राइमरी प्रोसेसिंग क्या है, प्लस पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है हर एक स्टेट की, जब सब कुछ मिला के इसको एमएसपी को डिसाइड करेंगे। इसके बाद ये भी प्रोविजन थी कि हम बिल्कुल लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक रहेगा, मतलब ट्राइबल से लेके मार्केट तक सामान आराम से आ जाएगा। कैसे? हाट बाजार्स वगैरह जो हम बीच में एक्टिवेट करेंगे, ताकि यहाँ पे हमारा जो नीचे से ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर है एमएफपी प्रोक्योरमेंट के लिए वो बिल्कुल मजबूत हो, स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग बहुत ही एक नंबर की हो जाए।
अब देखिए इन सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए वन धन विकास कार्यक्रम को भी लॉन्च करा गया था 2018 में। और इसके साथ जो ट्राइफेड है, ट्राइबल के लिए जो है भाई, ट्राइफेड जो है ये इसकी नोडल एजेंसी है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ हमने इस टॉपिक की बात करी। नेक्स्ट कहता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। उसके अंदर जो पहला सब टॉपिक आता है वो कहता है ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। क्या है समझते हैं। देखिए जो मंडीज जो कि लिंक है ई नाम से, मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स प्लेटफॉर्म से, उसमें देखने को मिला कि भाई 65% बढ़ोतरी हुई आपकी काउंट में पोस्ट लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद। अब देखिए यहाँ पे 177 और ज़्यादा मंडीज को ई नाम के अंदर जो है जोड़ दिया गया है, और इसके साथ ई नाम की मंडी जो है वो 962 के करीब आ गई है। ई नाम क्या है समझते हैं। मतलब ई इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है ना, ऑनलाइन है, जो यहाँ पे अभी एग्जिस्टिंग मंडीज जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज एपीएमसीज रन करती हैं, उसे यहाँ पे इसका ये नेटवर्क बनाता है, ताकि यहाँ पे यूनिफाइड नेशनल मार्केट हो एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। मतलब एक ही जगह पे ऑनलाइन सब कुछ आपको एग्रीकल्चर कमोडिटीज मिल जाए। साथ में स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आती है, ये लीड एजेंसी है इस ई नाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लॉन्च करी गई थी 2016 में, बट प्रोसेस काफ़ी धीरा चल रहा है, क्योंकि कई सारी स्टेट जो हैं उन्होंने अपना APMC एक्ट अभी तक अमेंड नहीं करा। ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो पार्ट नहीं है कोऑपरेटिव्स का, जो हेल्प कर पाए इनको बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस की ज़रूरत है ना, ताकि भाई बायर्स भी आए। बायर्स 1 किलो आलू थोड़ी ना लेंगे, बहुत ही भारी भरकम क्वांटिटी लेते हैं ये। और हमारे यहाँ जानते हैं कि अब छोटी थोड़ी सी लैंड्स होती हैं, इतना कुछ फार्मर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते। और तीसरा, ये ज़्यादातर मंडीज जो हैं उनके अंदर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि इन्हें एक प्लेटफॉर्म बना सकें। अब रिसेंटली सेंटर ने यहाँ कुछ नए फीचर्स डाले हैं इस ई नाम में, जैसे कि ट्रेडिंग मॉड्यूल यहाँ पे अलाउ करेगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को कि अब ये ट्रेड प्रोड्यूस कर पाएंगे डायरेक्टली अपने कलेक्शन सेंटर्स से, और इसे मंडी में इनको लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जहाँ पे इन्होंने करा है वही कलेक्शन सेंटर ही में सब काम हो जाएगा। दूसरी बात, सरकार ने कहा है कि वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल होगा। और तीसरी, सरकार ने कहा है कि लॉजिस्टिक मॉड्यूल होगा, जिसमें यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रैकेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दी जाएंगी एग्रीगेटर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात इन्होंने कही। अब इससे कुछ रिलेटेड न्यूज़ के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि पहली किसान मंडी जो है वो ऑपरेशनल हुई थी पुणे के अंदर, और ये इनिशिएटिव था नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड का। ठीक है, और ई नाम के विपरीत भाई ई नाम फोकस डालती है APMCs पे, लेकिन ई किसान मंडीज जो है वो यहाँ पे एक साथ फार्मर्स को, साथ में एग्री प्रोड्यूसर्स को, ट्रेडर्स और स्मॉल बायर्स को ला रही थी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कि आप यहाँ पे आइए और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग करिए। और तीसरी बात, ये ऑपरेट करती है हब एंड स्पोक मॉडल पे, जिसमें जो नाफेड है ना, नाफेड मतलब मैंने आपको बताया नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, वो जो इसके द्वारा जो ओन करी गई लैंड है वो ऑपरेट करी जाती है एज एन हब फॉर FPCs इन द एरिया। तो ये कुछ बात हमने करी ई नाम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे वो है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऐसे देखिए FPOs इनको बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, FPOs। क्या है, न्यूज़ में क्यों रहा समझते हैं। देखिए रिसेंटली ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ FPOs रिलीज करी गई। फिर समझिए, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए ऑपरेशन गाइडलाइंस, किसको कैसे प्रमोट करना है, कैसे बनाना है, ये गाइडलाइंस को रिलीज करा गया। जानते हैं कुछ FPOs के बारे में, मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होती है, ये एक लीगल एंटिटी होती है जिसे फॉर्म करा जाता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के द्वारा, जैसे कि फार्मर्स हो गए, मिल्क प्रोड्यूसर हो गए, कुछ मछुआरे मतलब फिशरमैन हो गए, वीवर्स हो गए, रूरल आर्टिशन हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, इन सारे लोगों के द्वारा। उसके साथ फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन FPOs जो है, ये एक तरीके का जो है प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहाँ पे जो मेंबर होते हैं वो सारे फार्मर्स होते हैं। और अभी की बात करें तो अभी आपको ऐसे 5000 FPOs हमारी कंट्री में एज एन फंक्शनल मिलेंगे। अब बात आती है ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो लॉन्च हुई क्या है क्या नहीं है। ये गाइडलाइंस में सबसे पहली बात अगर एलिजिबिलिटी की बताई गई है,
तो कहा गया है ये जो एफपीओ हैं इनमें मिनिमम फार्मर मेंबर साइज जो है वो 300 होना चाहिए प्लेन्स पे, प्लेन इलाके में, वाइल 100 होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट इलाके में और हिली एरियाज में, जिसमें आपका ऐसे एरिया भी आएंगे जो कि यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। दूसरी बात कही है कि जो फॉर्मेशन और प्रमोशन है इस एफपीओ का, ये प्रोड्यूस क्लस्टर एरिया पे बेस्ड होना चाहिए। और ये क्या होता है प्रोड्यूस क्लस्टर एरिया बच्चों? ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे प्रोड्यूस ज़्यादातर सिमिलर नेचर का, एक जैसा ही हम जो है खेती की जाती है। तीसरा कहा गया कि नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी को हम बनाएंगे ताकि यहाँ पे ओवरऑल प्रोजेक्ट गाइडेंस मॉनिटरिंग वगैरह देगी एजेंसी। चौथी बात कही है कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होंगे इसमें आपका स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम आएगा, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड नाबार्ड आएगा, ठीक है, और साथ में स्टेट यूटीज की खुद की एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी होगी। क्लस्टर की बात करें, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टेट क्लस्टर लेवल पे होगा ताकि यहाँ पे वो बनाएंगे और प्रमोट करेंगे ऐसे एफपीओस को। और आखिरी में जो प्रोविजन है फॉर इक्विटी ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, ये दी जाएगी, इक्विटी ग्रांट दी जाएगी ताकि फाइनेंशियल बेस ना हिले इनका। और आखिरी में इससे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में आपको बताऊंगी। देखिए स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम यहाँ पे जो है मदद करेगा करीब 10,000 एफपीओस की अगले 5 सालों में, 2019 से 20 से स्टार्ट होगा और अगले उसके 5 सालों तक, ठीक है। उसके रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम मतलब SFAC से कहा कि आप जो है वो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका एफपीओस को बनाने में मदद करिए, है ना, जैसा सरकार का जो टारगेट है उससे करने में मदद करिए। 10,000 एफपीओस हैं वो पार्ट होंगे रिसेंटली अप्रूव्ड स्कीम फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ एफपीओस का। साथ में एफपीओस जो है इनको यहाँ पे बनाया जाएगा, प्रमोट करा जाएगा क्लस्टर बेस्ड और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो कि इंगेज होगा स्टेट या फिर क्लस्टर लेवल पे, कैसे, बाय इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। प्रायोरिटी दी जाएगी एफपीओस को बनाने में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जिनकी एटलीस्ट जो है एक एसपीओ हर एक ब्लॉक में होना चाहिए, ऐसी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। साथ में जो SFACs हैं ये वन ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी इस स्कीम की, अपार्ट फ्रॉम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नाबार्ड के अलावा। तो ये हमने कुछ बात करी एफपीओस के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि कहता है यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ओह सॉरी, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कहता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो भाई यहाँ पे देखते हैं इसका जो टॉपिक है भाई एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेडिंग की बात करेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक सब टॉपिक दिखाता है एग्रीडेक्स, क्या है ये जानते हैं? तो देखिए एग्री डेक्स क्या है जानते हैं? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, ठीक है, NCDEX ने अनाउंस करा है कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग इन द कंट्रीज फर्स्ट एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स जिसे हम लोग एग्रीडेक्स बोलेंगे। अब देखिए नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव इंडेक्स और एग्रीडेक्स ये इंडिया का पहला रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स होगा जो ट्रैक करेगा कि आखिरकार परफॉर्मेंस क्या है 10 लिक्विड कमोडिटीज़ की, चाहे वो दोनों ही खरीफ में भी और राबी सीजन दोनों में भी। और ये 10 लिक्विड कमोडिटी जिन्हें ट्रेड करा जाता है NCDEX प्लेटफॉर्म पे, इसे ट्रैक वगैरह ये करेगा। अब आप कहेंगे कि मैम ये कौन सी ऐसी 10 कमोडिटीज हैं? देखिए इसके अंदर कैस्टर सीड आएगा, चना आएगा, कोरिएंडर आएगी, कॉटन सीड आएगा, ऑयल केक आएगा, ग्वार गम आएगा, ग्वार सीड आएगा, जीरा आएगा, मस्टर्ड सीड आएगा, रिफाइंड सोया ऑयल और सोयाबीन आएगा। कोई भी ग्रुप रिलेटेड कमोडिटीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट 40% से ज़्यादा नहीं करेगी अपने टोटल वेटेज का इस इंडेक्स के अंदर, ताकि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन रहे, एक ही जो है कमोडिटी ना रहे। इसके बाद ये एक भाई फैसिलिटेट करेगा पार्टिसिपेंट को कि आप अपनी कमोडिटी की तरफ, यहाँ कमोडिटी रिस्क की तरफ थोड़ा बढ़े, जो कि बेस्ड होगा प्राइस एंटिसिपेशन पे प्रोडक्ट्स की। और ये बेस होगा रिवाइज गाइडलाइंस जिसे इशू करा गया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा, उस पर यहाँ पे बेस्ड होगा। जिससे क्या अलाउ होता है, जो अलाउ करी गई हैं, जो अलाउ करती हैं रिवाइज गाइडलाइंस फ्यूचर ट्रेडिंग को हमारे कमोडिटी इंडेक्स में। आखिरी में जो हमारा ये नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव इंडेक्स है इसने पार्टनर करा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस के साथ में, जो कि लीडिंग इंडेक्स सर्विस प्रोवाइडर है, ताकि ये यहाँ पे मेंटेन कर सके और डिसेमिनेट कर सके रियल टाइम NCDEX एग्रीडेक्स वैल्यूज़ को। इसके फीचर्स क्या है समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि पहला डेरिवेटिव
ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वैल्यू जो है वो डिराइव होती है, डेरिवेटिव थ्योरी बोलते हैं ना, डिराइव्ड होती है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर अंडरलाइंग एसेट। मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे जो वैल्यू है उसे डिराइव करते हैं वैल्यू ऑफ वन और मोर अंडरलाइंग एसेट्स, विच कैन बी, कमोडिटी भी हो सकती है, उससे वैल्यू निकाल सकते हैं, या कोई प्रीशियस मेटल हो सकता है, करेंसी हो सकती है, बॉन्ड्स हो सकता है, स्टॉक हो सकते हैं, स्टॉक इंडिसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कुछ कॉमन एग्जांपल बताऊं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का, तो वो फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स वगैरह हैं। और फ्यूचर्स क्या होते हैं, मतलब फ्यूचर्स में क्या होता है, फ्यूचर्स में यहाँ पे अग्रीमेंट होता है बाय या सेल करने के लिए एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की या फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल कमोडिटी को एक डेजिग्नेटेड फ्यूचर मंथ में एट अ प्राइस अग्रीड अपॉन बाय द बायर एंड सेलर। बहुत ही आसान शब्दों में बताऊं कि मान लीजिए कोई चीज़ है, इसे हम यहाँ पे आज से 4 महीने बाद बेचेंगे, तो किस रेट में बेचेंगे ये पहले ही डिसाइड कर लिया। समझ गए? अच्छा, कुछ बात हमने इसके बारे में भी कर लेनी है। NCDEX मतलब नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज क्या है? ये कंट्री का लीडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज है जो ऑफर करता है सर्विसेज पूरे ही इंटायर वैल्यू चेन में एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। ये काफ़ी सारे बेंचमार्क प्रोडक्ट्स ऑफर करता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, और ये बायर्स को और सेलर्स को एक साथ लाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसी में लिखा हुआ है BASC ई एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड, बीम। क्या है बीम, समझते हैं पहले। BSC का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च करा है एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए, जिसका नाम रखा है बीम, BSC ई एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड। ये एक अपनी जो इसकी सब्सिडरी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट्स की, तो उसके थ्रू इसने यहाँ पे लॉन्च करा है। अब ये प्लेटफॉर्म देखिए जो काम करेगा वो नेशनल और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांसपेरेंट कमोडिटी स्पॉट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। और ये किसकी लाइन पे होगा, ये प्रधानमंत्री का जो विजन है कि हम एक सिंगल मार्केट बनाएंगे, तो भाई उसकी लाइन पे होगा। प्रधानमंत्री हर चीज़ सिंगल बनाना चाहते हैं, ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है ताकि यहाँ पे हैपजर्ड वगैरह ना हो। खैर सिंगल इंसान है तो भाई सिंगल की तरफ बढ़ना गलत भी नहीं है। पहली चीज़ तो देखिए फैसिलिटेट करेगा कि जो स्पॉट एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं अक्रॉस वैल्यू चेन, इसे यहाँ पे फैसिलिटेट करा जाएगा। इसमें आपका प्रोड्यूसर होंगे, इंटरमीडिएटरीज होंगे, एंसिलरी सर्विसेज होंगी, कंज्यूमर्स होंगे, सब होंगे। साथ में रिस्क फ्री और हैसल फ्री परचेज होगी। आराम से आज खरीदिए आप और बेचिए, कई सारे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को आराम से खरीदिए बेचिए, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी, फार्मर्स को भी नहीं होगी, ट्रेडर्स को भी नहीं होगी, और स्टेक होल्डर्स को भी नहीं होगी। साथ में इस बीम के साथ में फार्मर जो एक स्टेट के हैं, अब ये अपनी मार्केट से निकल के दूसरी स्टेट तक भी पहुंच पाएंगे और अपने प्रोड्यूस के लिए ऑक्शन कर पाएंगे, बोली लगवा पाएंगे। तो फार्मर्स को भी मदद करेगी, फार्मर्स कलेक्टिव्स को भी मदद करेगी, नए नए प्राइजेस भी आएंगे, उनके प्रोड्यूस के मिलेंगे, उनकी क्वालिटी के हिसाब से मिलेंगे। बट यहाँ पे साथ में ये कैपेसिटी भी बिल्ड करेगी इंटरमीडिएटरीज की, प्रोसेसर्स की, एक्सपोर्ट प्रोक्योर जो है स्टेट से होती है उसकी, सब कुछ। अब ये स्पॉट मार्केट जो मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या होता है, देखिए स्पॉट मार्केट वो है जहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको एक्सचेंज करा जाता है इमीडिएट डिलीवरी के बदले, जैसे कि एज कमोडिटीज या करेंसी या सिक्योरिटी। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दिया, अब करेंसी ले ली, या फिर कमोडिटी ले ली, या फिर सिक्योरिटी ले ली, ऐसा। अब स्पॉट कमोडिटी ऐसी कमोडिटी होती है जिसे यहाँ पे बेचा जाता है स्पॉट मार्केट में, और इस इंटेंशन से बेचा जाता है कि हम इसे डिलीवर करेंगे बायर को फेयरली, इमीडिएटली, फटाफट से, मतलब तुरंत या तो दे दो या कुछ दिनों के भीतर दी जाती है। और आखिरी टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रांड एंड लोगो फॉर कॉटन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंडिया का प्रीमियम कॉटन जो है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कस्तूरी कॉटन बोलते हैं। ये वर्ल्ड कॉटन ट्रेड के अंदर आया। अब कस्तूरी कॉटन ब्रांड ये रिप्रेजेंट करेगा वाइटनेस करता है, ब्राइटनेस करता है, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लस्चर, यूनिकनेस और इंडियननेस को रिप्रेजेंट करेगा पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया ये 4 स्पीशीज ऐसी कल्टीवेटेड कॉटन की यहाँ अपने यहाँ उगाती है। एक का नाम है गॉसिपियम आर्बोरियम, दूसरा का नाम है आपका एंड हर्बेसियम, मतलब एशियन कॉटन होता है ये, फिर समझ लीजिए, गोसिपियम एंड आर्बोरियम एंड हर्बेसियम जो एशियन कॉटन होता है। दूसरा होता है आपका जी बारबा देंस, जिसे इजिप्शियन कॉटन कहते हैं, और उसके बाद एक बायोलॉजिकल नाम इसके बड़े टफ होते हैं, यह है जी हिरसुतम, जिसे अमेरिकन अपलैंड कॉटन कहते हैं। अब देखिए कॉटन क्या है, कॉटन एक खारिफ क्रॉप है, और ये जहाँ पे भी ब्लैक
कॉटन सॉइल होता है वहाँ ये उगता है, मतलब हायर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है इस ब्लैक कॉटन सॉइल की, वहाँ पे उगता है और ये डेक्कन प्लेट्यू में खासकर उगाया जाता है। एनुअल टेम्परेचर की जो ज़रूरत होती है इसके अंदर वो 20 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक की होती है। रेनफॉल जो है इसको 55 से लेकर 110 सेंटीमीटर तक का चाहिए होता है। इसको कम से कम 180 दिन फॉस्ट फ्री चाहिए, तो ऐसी जगह तभी डेक्कन में मिलती है ऐसा ऐसा टेम्परेचर। हाँ, तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, मतलब 23% वर्ल्ड का कॉटन हमारा देश प्रोड्यूस करता है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है साथ में कॉटन का पूरे वर्ल्ड में। इंडिया प्रोड्यूस करता है करीब 51% टोटल ऑर्गेनिक कॉटन का प्रोडक्शन जो कि वर्ल्ड में होता है उसको, और यहाँ पे लाइवलीहुड देता है करीब 6 मिलियन कॉटन फार्मर्स को भी। साथ में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब CCI ने डेवलप करी है एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है कॉट LA, COTT कॉट ALLYLA, जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या वेदर कंडीशन है, क्या क्रॉप की सिचुएशन है, कैसी अच्छी फार्म प्रैक्टिसेस चल रही हैं। साथ में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आती है। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसका रोल ये है कि हम यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन करें दे कॉटन को। तो ये बात हमने कुछ इस पार्ट के अंदर कंप्लीट करी। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS, and if you want to watch these videos on Facebook also just like the page Sirf IAS and watch these videos there. Along with this, if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. You can follow me on Instagram also for the one daily real question and enjoyment. And if you want to support me in my work, just press the join button, enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.